Hello students, welcome back to my channel and in today's video we are going to start respiration. क्लास 10th में हम अब तक कंप्लीट कर चुके हैं न्यूट्रिशन और अब लाइफ प्रोसेस का सेकेंड पार्ट। लाइफ प्रोसेस के अंदर हम 4 प्रोसेसेस देखने वाले हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, जिसमें से न्यूट्रिशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा लाइफ प्रोसेस का रेस्पिरेशन, जो हम आज शुरू करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लाइफ प्रोसेस का ये सेकेंड पार्ट है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे रेस्पिरेशन की डेफिनेशन से। तो रेस्पिरेशन क्या है? सो बेसिकली रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ respiratory substrate produces energy। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है? तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है ग्लूकोज। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का मतलब है जिसके ऊपर रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब जैसे अमीनो एसिड हो सकता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट में जैसे मैंने आपको ग्लूकोज का एग्जांपल दिया, पर सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? ग्लूकोज। ओके, तो ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? RS में यहाँ पे लिख रही हूँ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के लिए। मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इस चीज़ को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अब ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो ये एक कंफ्यूजन रहता है। नाउ लेट मी टेल यू, ब्रीदिंग इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या है? ये पार्ट है रेस्पिरेशन का। ब्रीदिंग इज पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कंप्लीट तब होगा जब ब्रीदिंग भी होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर क्या है? आपके सेल्स तक ऑक्सीजन जाना है, आपके सेल्स फिर ऑक्सीडाइज होंगे। अब ऑक्सीजन जाने के लिए हमें पहले लेना तो पड़ेगा, तो रेस्पिरेशन के अंदर आता है ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? सिंपली इनहेल एंड एक्सहेल। क्या मतलब होता है ब्रीदिंग का? इनहेल एंड एक्सहेल। सी दिस, आई एम इनहेलिंग, आई एम एक्सहेलिंग, तो ये ब्रीदिंग हुआ। रेस्पिरेशन क्या है कि मैंने इनहेल किया, एक्सहेल किया, मेरे सारे सेल्स को ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीडाइज होके उन्होंने एनर्जी बनाई, तब उसे हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। एनर्जी कौन से फॉर्म में बनाते हैं? तो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। कौन से फॉर्म में एनर्जी बनाते हैं? ATP। ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर सेल। हमारे सेल की एनर्जी करेंसी है ATP। एनर्जी करेंसी का मतलब है जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज़ है ना, फिर जैसे US में डॉलर है, वैसे एनर्जी की करेंसी क्या है? ATP। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। What is the full form of ATP? Adenosine triphosphate. Is this clear? Okay. तो अब हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन कितने पार्ट्स में होता है। सो बेसिकली रेस्पिरेशन अकर्स इन 3 पार्ट्स। तो जो आपका रेस्पिरेशन है 3 पार्ट्स में होता है। तो क्या है वो पार्ट्स, हम देख लेते हैं। सबसे पहला हम उसे बोलते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होता है? एक्सचेंज होता है बिटवीन एनवायरमेंट एंड लंग्स। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है एनवायरमेंट और लंग्स के बीच में, यानी कि बाहर से मैंने एयर अंदर ली, ठीक है, तो मेरे लंग्स ने बाहर से एयर अंदर ली, ये पूरा एक्सटर्नल पार्ट है, और मेरे लंग्स ने CO2 वाली एयर को बाहर भेजा, ठीक है, एयर ली, उसमें से ऑक्सीजन लिया और CO2 वाली एयर को बाहर भेजा। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं एक्सटर्नल, एक्सचेंज बिटवीन एनवायरमेंट एंड लंग्स, ठीक है। अब इसका सेकेंड पार्ट है इंटरनल।
इंटरनल को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, टिश्यू फ्लूइड एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। किस में हमने डिवाइड किया? टिश्यू फ्लूइड एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब देखते हैं टिश्यू फ्लूइड क्या है। तो यहाँ तक हमने देखा कि लंग्स ने एक्सचेंज कर लिया। अब क्या होगा कि लंग्स में जो ऑक्सीजन उसने लिया है वो ऑक्सीजन भेजेगा टिश्यूज़ में। सो ऑक्सीजन रीचेस टिश्यूज़। ऑक्सीजन जब टिश्यूज़ पे पहुँचेगा तो उसे हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। सेकेंड पार्ट है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। व्हेन सेल्स गेट ऑक्सीजन एंड आर ऑक्सीडाइज्ड एंड प्रोड्यूस ATP। अब टिश्यू में से जब आपके सेल्स को ऑक्सीजन मिलने लगेगा, टिश्यू में से कहाँ गया ऑक्सीजन? आपके सेल्स के पास। आपके सेल्स ऑक्सीडाइज हो गए। ऑक्सीडाइज होने के बाद उन्होंने एनर्जी बनाई, ATP बनाई, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करी। तो ये आपका हुआ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो ये पार्ट में आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल में हमने देखा फर्दर 2 पार्ट्स। ओके, तो ये रेस्पिरेशन के स्टेप्स है, एक्सटर्नल, इंटरनल। ठीक है। अब ये जो मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि आपके सेल्स ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी बनाते हैं, तो पूरे सेल में एक कौन सा पार्ट है जो एनर्जी बनाता है? ये आपने क्लास 9th के सेल चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, वो आपका ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन एनर्जी बनाता है आपके सेल के लिए? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो जैसे ही ऑक्सीजन आपका सेल्स में पहुंचता है, सेल्स में से वो कौन से ऑर्गेनल में जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। और माइटोकॉन्ड्रिया ये ऑक्सीजन को यूज करके क्या बनाएगा? एनर्जी बनाएगा। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ये हमने रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखी है। ये हमने क्या देखा? हमने उसकी प्रोसेस देखी। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक। तो अभी हम उन्हें देखेंगे। कम ऑन, लेट अस सी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्लूकोज लिख दिया है, क्योंकि ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन होना है, ये तो जाहिर सी बात है। तो मैंने ग्लूकोज और नीचे उसका फॉर्मूला लिखा है C6H12O6। अब ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। क्या है ग्लूकोज? 6 कार्बन मॉलिक्यूल। आप देख रहे हो ना, C6 हमने लिखा है, इसका मतलब क्या है? ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और वो एक दूसरा सब्सटेंस बनाता है पाइरूवेट। क्या बनाता है? पाइरूवेट। पाइरूवेट का फॉर्मूला क्या है? C3H4O3। मतलब पाइरूवेट क्या है? पाइरूवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब देखो, अगर 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन रहा है, इसका मतलब 6 से 3 में कन्वर्ट हो रहा है, तो पाइरूवेट के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। सिंपल सी बात है ना, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट। क्योंकि यहाँ पे क्या था? 6 कार्बन, उससे क्या बन रहा है? 3 कार्बन। तो 3 + 3 6, यानी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे पाइरूवेट के। अब ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज से पाइरूवेट में कन्वर्ट होना, ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। व्हाट डू वी कॉल दिस प्रोसेस? वी कॉल इट ग्लाइकोलाइसिस। अब यहाँ तक कॉमन है, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन है चाहे एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, ग्लूकोज से पाइरूवेट बनना कॉमन है। यहाँ पे मैंने लिखा है 2 पाइरूवेट। ठीक है, अब पाइरूवेट के बाद देखेंगे कि कौन सी टाइप का रेस्पिरेशन है। अब देखो, पाइरूवेट के बाद अगर ये रेस्पिरेशन एरोबिक है, कैसा है? एरोबिक, यानी ऑक्सीजन यूज़ करने वाला है, तो ये आगे चल के कहाँ पे होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये क्या बनाएगा? CO2 H2O + 38 ATP। उसमें से CO2 तो क्या होता है? रिलीज हो जाता है बाहर। हम जब एक्सहेल करते हैं तो हम क्या निकालते हैं? CO2 निकालते हैं। ये H2O भी प्रोसेस में यूज़ हो जाता है और हमें मिलती है 38 ATP एनर्जी। अब मैंने आगे ही आपको बताया कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन होता है। एरोबिक में क्या हुआ? कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन।
अब इसलिए मैंने ऐसा बोला कंप्लीट ब्रेकडाउन। यहाँ पे पाइरूवेट क्या था, C3H4O3, 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, और यहाँ पे आप देख रहे हो ये CO2 रिलीज हो गया। हमें बाई प्रोडक्ट मतलब हमें मेन प्रोडक्ट क्या मिला, ATP। कोई भी हमें कार्बन का प्रोडक्ट नहीं मिला, यानी जो C3 वाला जो पाइरूवेट था ये कंप्लीटली ब्रेक हो चुका है। CO2 हमने रिलीज कर दिया, हमारी बॉडी में बचा ATP, यानी कार्बन का पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो गया। अब बात करते हैं एनएरोबिक की। एनएरोबिक में यहाँ पे मैंने लिखा है वो कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। एग्जाम्पल हमने लिया है ईस्ट, और कैसे होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। कैसे होता है ये, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो पाइरूवेट है, पाइरूवेट साइटोप्लाज्म में जाके ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूट के क्या बनाएगा, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस 2 ATP। देखिए यहाँ पे कितना बन रहा है, 38 ATP, यहाँ पे कितना बन रहा है, ओनली 2 ATP। ठीक है, अब इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH। क्या फॉर्मूला है, C2H5OH। तो अब देखिए ये क्या हुआ, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन हुआ। कैसा ब्रेकडाउन हुआ ये, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। अब उसका रीज़न ये है कि पाइरूवेट के बाद यहाँ पे एक और कार्बन का कंपाउंड बन रहा है, C2, 2 कार्बन मॉलिक्यूल बन रहा है, इसलिए यहाँ पे कम एनर्जी बनी। अगर ये पूरी तरह से टूटता तो एनर्जी ज़्यादा बनती, जैसे यहाँ पे पूरी तरह से टूट गया तो ज़्यादा एनर्जी बनी। यहाँ पे 2 कार्बन कंपाउंड बन रहा है, तो इसे हम बोलते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं इसे हम, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्यों बोलते हैं इसे हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इथेनॉल प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नाउ द थर्ड केस इज इन मसल सेल। आपने शायद कई बार ये नोटिस किया होगा कि आप अगर कुछ विगरस एक्सरसाइज सडनली कर लेते हो, आपको टीचर स्कूल में पनिश करके सिटअप्स कराता है, आपको राउंड लगवाता है, तो आपको सेकेंड डे लेग में बहुत ज़्यादा पेन होता है, यू फील लाइक क्रैम्प्स, यू कैन नॉट लिफ्ट योर लेग। ठीक है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपके मसल सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड। अब कैसे प्रोड्यूस हुआ लैक्टिक एसिड, तो मेरी बॉडी एक रूटीन में है, ठीक है, मैं उतना ही वर्कआउट कर रही हूँ, उतना ही एक्सरसाइज कर रही हूँ, उतना मेरी बॉडी के लिए सफिशिएंट है, वो प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रहा है उतने में। अब अगर एक दिन अचानक से मैं बहुत ज़्यादा भागने लगूँ तो मेरे मसल सेल्स ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे मेरी बॉडी से कि गिव मी मोर ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि आपको भागने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी किससे बनती है, ऑक्सीजन लेंगे, ग्लूकोज तोड़ेंगे, एनर्जी बनेगी, तो आपके मसल सेल्स ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करने लगते हैं। अब आप भागते हो तो आपने देखा होगा आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो भी बढ़ जाता है, आप फास्ट फास्ट ब्रीथ करने लगते हो ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए, बट फिर भी आप बॉडी की डिमांड पूरी नहीं कर पाते हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके जो मसल सेल है वो स्विच कर लेते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। किस में स्विच कर लेते हैं, एनएरोबिक, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनर्जी बनानी है। अब जैसे मान लो मेरे मसल सेल्स को एनर्जी चाहिए और मैं नहीं दे रही हूँ, तो एनर्जी तो देनी पड़ेगी क्योंकि मैं भाग रही हूँ, तो उनको कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। दूसरे तरीके में क्या कर रहे हैं वो लोग, एनएरोबिक में स्विच होके ऑक्सीजन बिना यूज़ स्विच कर देती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में, और उस वक्त आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी में जमा होने की वजह से आपको हो जाते हैं क्रैम्प्स, जैसे हम बोलते हैं मसल क्रैम्प्स। ठीक है, अब ये जो मसल क्रैम्प्स है आपको 1-2 दिन के लिए पेन करेंगे, आप उस पर हॉट मसाज या आइस लगा के आप उसे ठीक कर सकते हो। वो लगाने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने की वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, तो धीरे धीरे लैक्टिक एसिड हट जाएगा। ओके, अब ये जो ब्लड है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन, तो ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होगा तो मसल सेल को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब देख लीजिए, एक मॉलिक्यूल ATP का प्रोड्यूस करता है 30.5 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी या 7.3 किलो कैलोरीज। ओके, अभी मैंने आपको जो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन बताया, एरोबिक एंड एरोबिक, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो वीडियो में पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसे लिख लीजिए, बार बार रिपीटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही है इसके ऊपर। बाई प्रोडक्ट बताओ, एंड प्रोडक्ट बताओ, इक्वेशन लिखो, तो इसको तो एकदम दिमाग में बिठा ही लेना कि ये इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे रेस्पिरेशन के ऊपर। ओके
ओके तो जो हम एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं उसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने 2 टेस्ट ट्यूब्स ले ली है, ठीक है। दोनों टेस्ट ट्यूब में मैंने फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर रखा है। अब यहाँ पे लाइम जूस मत समझना, इसमें शुगर नहीं है, लाइम और वाटर, लेमन और वाटर है, ठीक है। दोनों के अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर है। अब इसको हम दोनों को ऐसे ही रखेंगे। टेस्ट ट्यूब ए में क्या करना है कि आपको वो जो पिचकारी आती है, या आप डायरेक्ट ओरली भी कर सकते हो, आपको ज़ोर से एक्सहेल करना है, फूंक मारनी है, ठीक है। क्या करना है, आपको एक्सहेल करना है, फूंक मारनी है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज़ रखो। अब आप जैसे ही इसमें फूंक मारोगे थोड़ी देर के बाद आप क्या देखोगे, दैट लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। क्या देखोगे आप, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। अब लाइम वाटर तभी मिल्की टर्न होता है जब उसमें प्रेजेंस होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। सो दिस प्रूव्स दैट एक्सहेल्ड एयर इज रिच इन CO2, ठीक है। इससे क्या प्रूव होता है कि जो एयर आपने एक्सहेल करी वो किस में रिच है, CO2 में रिच है। ओके, आई होप दिस एक्टिविटी वॉज क्लियर टू यू। चलिए अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिजम्स, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है उनके अंदर कैसे होता है रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे एक्वेटिक एनिमल्स का। एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है, तो उसमें मैंने सबसे पहले ले लिया फिश। तो फिश के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, गिल्स। गिल्स के थ्रू वो एक्सचेंज करता है O2 एंड CO2। अब वाटर में से वो जो भी एक्सचेंज करता है, वाटर में से वो क्या लेता है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन और डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगा। ये ठीक है, फिश की बॉडी है, यहाँ पे ऐसे गिल्स प्रेजेंट होते हैं। तो पानी में से वाटर के साथ साथ वो क्या लेगा, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, और बाहर क्या फेंकेगा, डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर कौन है, गिल्स। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल फिश के साथ लेना चाहूँगी, टेडपोल, ठीक है। टेडपोल जो फ्रॉग का यंगर वर्जन है, इसके पास भी गिल्स है और ये भी सेम इसी की तरह एक्सचेंज करेगा। बट जब टेडपोल से बन जाएगा फ्रॉग तो गिल्स रिप्लेस हो जाएंगे किससे, लंग्स से, और फिर लंग्स से एक्सचेंज होगा O2 और CO2। तो ये आप हमेशा याद रखोगे कि टेडपोल के पास क्या होते हैं, गिल्स, और फ्रॉग के पास क्या होता है, लंग्स, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेना चाहूँगी अर्थवॉर्म का। अब अर्थवॉर्म का इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया क्योंकि इनके पास लंग्स गिल्स नहीं होता है, दे हैव मॉइस्ट स्किन। इनकी स्किन बहुत ज़्यादा मॉइस्ट है। फ्रॉग के अंदर लंग्स के साथ साथ मॉइस्ट स्किन है, यहाँ पे अर्थवॉर्म के पास सिर्फ मॉइस्ट स्किन है। इनकी स्किन ही इतनी मॉइस्ट है, और स्किन पे जो लेयर होता है क्यूटिकल, इसके थ्रू ये लोग एक्सचेंज करते हैं गैसेस का। किसके थ्रू किया, मॉइस्ट स्किन, क्यूटिकल। फोर्थ एग्जाम्पल यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे इंसेक्ट्स का। जैसे मैंने ले लिया कॉकरोच। तो इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है ट्रैकिया एंड स्पिरेकल्स, ठीक है। अब इनकी क्या सिस्टम है वो मैं आपको समझा देती हूँ। ओके, लेट अस इमेजिन ये कॉकरोच की बॉडी है, हाँ भी कर लेना इमेजिन, ठीक है। ओके, तो ये जो इसके पैर है, यहाँ पे ओपनिंग्स होती है, ये ओपनिंग्स को हम बोलते हैं स्पिरेकल्स। ये ओपनिंग से एयर एंटर करती है और यहाँ पे इनकी बॉडी में ट्यूब्स होती है, इसको हम बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। क्या बोलते हैं इनको हम, ट्रैकियल ट्यूब्स। तो यहाँ से स्पिरेकल्स के थ्रू एयर एंटर होगी और ट्रैकियल ट्यूब्स जो है वो एक्सचेंज करेंगे O2 CO2, O2 लेंगे, CO2 बाहर देंगे, और फिर इनका ऑक्सीजन पूरी बॉडी में डिफ्यूज़ आउट हो जाएगा, ठीक है।
तो इंसेक्ट्स के अंदर क्या है, ट्रैकिया एंड स्पिरैकल्स। अब मैं अगर बात करूँ, 5th एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं मैमल्स का। तो मैमल्स के पास क्या है, लंग्स। ये तो पूरी सिस्टम हम अभी इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके, नाउ देर इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो आपको फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम में पूछा जाता है, या अगर आप पेपर्स वगैरह सॉल्व करोगे तो उसके अंदर भी आपको ये क्वेश्चन दिखेगा। क्वेश्चन ये है, रेट ऑफ ब्रीथिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म is much higher than terrestrial organism। ठीक है, तो ऐसा क्यों? टेरेस्ट्रियल का मतलब है लैंड पे रहने वाले। ऐसा बोलते हैं जो पानी में रहते हैं उनका ब्रीदिंग रेट बहुत ज़्यादा फास्ट है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से। ब्रीदिंग रेट का मतलब क्या है, फास्ट ब्रीथ करना 1 मिनट में। ये जो फास्ट ब्रीदिंग है इनका एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का ज़्यादा होता है। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो है इनको लेना होता है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। पानी में से क्या लेते हैं, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन। और डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का अमाउंट वाटर में कम रहता है, तो इस वजह से इनका जो ब्रीदिंग रेट है वो हाई है टू इनहेल मोर ऑक्सीजन। ठीक है, और जो लैंड पे है, जो टेरेस्ट्रियल है, वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन ले रहे हैं। एटमॉस्फेयर में इनफ ऑक्सीजन है, तो इसलिए इनका कंपैरेटिवली स्लो ब्रीदिंग रेट है। इज दिस क्लियर? ओके, चलिए अब बात करते हैं नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कितना होना चाहिए इंसान का। ओके, तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है एक एडल्ट का वो होता है 12 to 15 ब्रीथ पर मिनट। कितना होता है, 12 to 15। ठीक है, अगर चाइल्ड है तो इसका 18 to 20 पर मिनट हो सकता है, और अगर एथलीट है तो उसका अप टू 25 पर मिनट हो सकता है। सबसे ज़्यादा किसका है, एथलीट का। उनको ज़्यादा एनर्जी नीड्स है तो इसलिए उनका ब्रीदिंग रेट फास्टर है। ठीक है, एडल्ट का, नॉर्मल एडल्ट का 12 से 15। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसका पूरा मैकेनिज्म देखेंगे, पाथवे देखेंगे, प्लांट्स का रेस्पिरेशन करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा रेस्पिरेशन चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। कुछ भी डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।